गुड आफ्टरनून एवरीवन। अकाउंटेंसी में हमने अब तक जितना कोर्स किया है उसके बारे में एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं। अकाउंटेंसी में हमने जब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था तो हमारी वो फर्स्ट यूनिट थी। उस फर्स्ट यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग देखा था। उसमें अकाउंटिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। इसके जो सेकंड वाला पार्ट देखा था हमने, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसमें रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेटिवली देखा था। ये इसके सारे पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स। इसके बाद देखा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गुड्स, कॉस्ट, गेन, प्रॉफिट, स्टॉक, परचेज, सेल्स, लॉस, प्रॉफिट, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन, ड्राइंग्स। ये सारे हमारी टर्मिनोलॉजी थी जो हमने 35 पॉइंट्स के माध्यम से देखी है। इसके बाद जो यूनिट सेकंड देखी थी उसमें थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, उसमें प्रिंसिपल्स देखे थे। उसमें प्रिंसिपल्स में हमने मीनिंग एंड उसका नेचर देखा था और उसके प्रिंसिपल्स थे। फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में हमने एंटाइटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट मतलब दोहरा लेखा प्रणाली, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रियलाइजेशन, मैचिंग रेवेन्यू, एक्योर्ड, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन और मटेरियलिटी। ये सारे पॉइंट्स हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के माध्यम से देखे थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने उसका कंसेप्ट देखा था एंड लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग मैकेनिज्म में सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम को हमने देखा है। डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से ही हम हमारी अकाउंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है उसमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस भी देखा है। ये सारे जो हमने देखे हैं ये हमारे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की थ्योरीज में हमको मिले थे। ये यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी। यूनिट थर्ड में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें हमने वाउचर्स मतलब प्रमाणक को देखा था। उसमें हमने प्रमाणक में जो चार्ट देखा था उसमें गैर नगद और नगद प्रमाणक के बारे में समझा था। वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शन में ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, accounting equation approach, meaning and analysis of transaction, using accounting equation and rules of debit and credit। ये हमने थर्ड चैप्टर में देखा था। इसमें हमने 2 स्पेसिमेन भी देखे थे, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर, जो कि मैंने आपको बनवाए भी हैं और उसके बारे में एग्जाम में भी और टेस्ट में भी पूछा हुआ है। इसके बाद जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस थे उसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें कि जर्नल हमने देखा है। जर्नल और लेजर हम ये एंट्रियां देख चुके हैं। जर्नल में जो प्राइमरी बुक है उसमें जो सबसे पहले सौदे होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनमें जब हम पहली बार एंट्री करते हैं तो वो जर्नल की बुक कहलाती है और उसी के माध्यम से फिर लेजर बनाना हमने सीखा है। लेजर में भी हमने मतलब खाता बही में मीनिंग, यूटिलिटी, फॉर्मेट, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड लेजर ये हमने सीखा है। डायरेक्ट पोस्टिंग भी इसके हमने सीख ली है। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स मतलब स्पेशल पर्पस बुक्स। इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो बहियां हैं वो बनाना सीखेंगे। ये जो बुक्स है ये क्यों बनाई जाती है और कब इन्हें बनाने की आवश्यकता होती है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर है 6 चैप्टर। इसमें स्पेशल पर्पस बुक मतलब सब्सिडरी बुक्स बनाना हम देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। प्रारंभिक
Business on a small scale have limited number of transaction. Transaction of such businesses can be recorded in journal in the manner explained in previous chapter. But when the business is on a large scale, recording of all business designs in a journal may lead to lot of different difficulties and errors. To avoid such difficulties and to make the process of recording in journal more convenient, the journal is divided into various books or parts. Each book or part of journal is related to particular type of transaction. Journal divided into different parts according to the need of business is called subsidiary books. After division, entry for all transaction is not necessary to be made in one journal book. All transactions are classified according to their nature and they are recorded in the related books, which is more convenient and practical. Subsidiary books are also known as book of original record, as the transactions are first recorded in these books. जब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं तो इन सब का एक ही स्थान पर या जर्नल में ही लेखा करना पॉसिबल नहीं होता। तो जर्नल में जो हम एंट्रीज करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है जिनके कारण कि हमें फिर सहायक बहियों की आवश्यकता पड़ती है। सभी सौदों को हम एक ही जर्नल में लिखने के लिए खातों को उनके डेबिट को क्रेडिट को उतनी ही बार लिखना पड़ता है जितनी बार हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। जो खाते के डेबिट और क्रेडिट की हम पोस्टिंग करते हैं उसमें बार बार एक ही एंट्री को हमें करना पड़ता है जिससे समय और हमारी लेबर भी अधिक लगती है। जो जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनसे संबंधित सभी जानकारी हमें तुरंत जर्नल से पता नहीं चल पाती है। इसमें जो इंटरनल चेकिंग होती है उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती है और सभी सौदे एक ही वही में लिखने से जो जर्नल है उसका आकार भी बढ़ जाता है और हमें इजीली ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए सबसाइडरी बुक्स को बनाया जाता है। मीनिंग ऑफ सबसाइडरी बुक्स In the modern approach to accounting, different set of books are maintained to record different types of business transactions. The set of books which are used to make primary entries of business transaction are called subsidiary books. Thus, in nutshell, according to the modern system of accounting, to books in which transactions are recorded in subdivided from or form are called as subsidiary books. Subsidiary books are also easy to post in the ledger. जब हम बहुत हमारी ब्रॉडर स्कोप में बिजनेस चलता है तो हमारी मॉडर्न जो अप्रोच के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी बुक्स को एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कुछ सेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि मुख्य बहियों के रूप में होती है या बुक्स जो होती है मेन बुक्स को हम हमारे अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। उनमें मेन बुक्स जो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही रखी जाती है। जो मेन बुक्स रखी जाएगी वे होगी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। It is not necessary for every business organization to keep all the books. Their numbers can be increased or decreased according to the need of the organization. Some business also keep business bills receivable and bills payable books. These books are not part of NCERT syllabus. जो बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल बुक होती है ये दोनों बुक को हम हमारे यहाँ पे कोर्स में शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। कुछ बिजनेसमैन ही इसे अपने यहाँ पर रखते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ बुक्स रखी जाएगी उनके हम किस तरह से हमारे यहाँ रिकॉर्ड रखेंगे, किस तरह से उसे बनाया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है।
प्रत्येक बिजनेसमैन अपने यहाँ पे कितनी बुक्स रखे यह उनके बिजनेस के आकार पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा उनका बिजनेस होगा उतनी ही ज्यादा बुक्स उन्हें अपने यहाँ मेंटेन करनी होगी। तो इसका एक चार्ट के रूप में भी हम यहाँ देखेंगे। एट ए ग्लांस सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फॉर कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकंड है फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। जितने भी कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके लिए जो बहियां रखी जाती है या जो बुक्स मेंटेन की जाएगी वो होगी सबसे पहले सिंपल कैश बुक, सेकंड 2 कॉलम कैश बुक, थर्ड 3 कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ पैटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक में साधारण जो रोकड़ बही होती है, कैश बुक होती है, उसे मेंटेन किया जाता है। जितने भी सिंपल कैश ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब इस सिंपल कैश बुक में एंट्री कर दी जाती है या लिख दिए जाते हैं, जिससे कि जितनी भी कैश हमारे यहाँ आई या गई है, जितना कैश हमारे यहाँ इनकमिंग हुआ है या आउटगोइंग हुआ है, उसकी एंट्रीज इसमें सिंपल कैश बुक में कर दी जाती है। इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक उसका अमाउंट का कॉलम डिस्काउंट का और बढ़ा दिया जाता है, जिसमें कि हमें यह पता चलता है कि हमने जब ट्रांजैक्शंस किए हैं तो उसमें हमने कितना डिस्काउंट दिया है और कितना डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हुआ है। तो डिस्काउंट का एक कॉलम और बढ़ जाने से इसे 2 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। नेक्स्ट 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में कॉलम अमाउंट के कॉलम 2 अमाउंट के कॉलम और रहेंगे, जो कि एक डिस्काउंट का और तीसरा एक बैंक का रहता है। इसे इसलिए रखा जाता है कि बैंक के साथ में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उन्हें बैंक के कॉलम में उसके अमाउंट को लिख दिया जाता है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि हमने बैंक के थ्रू कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, बैंक से हमने कितना चेक से पेमेंट किया है, कितना हमने बैंक से पैसा निकाला है। तो इसका हमें अलग से बैंक की पासबुक को साथ में रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसी में 3 कॉलम कैश बुक में एक बैंक का कॉलम तैयार करके और हमारे बैंक के ट्रांजैक्शंस को भी एक ही स्थान पर ला सकते हैं। और नेक्स्ट होती है पैटी कैश बुक। बिजनेस में जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनका अलग से रिकॉर्ड न रखते हुए एक पैटी कैश बुक तैयार की जाती है, जो कि मेन या हेड कैशियर के द्वारा अपने एक जो असिस्टेंट होता है उसके द्वारा यह बुक रखी जाती है। वह अपने दिनचर्या के जो रूटीन वर्क के जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, इस तरह से जब छोटे छोटे खर्चों को पैटी कैशियर करता है तो उसका मेंटेन करना या उसको रखने का कार्य वो एक पैटी कैश बुक में कर लेता है। तो इस तरह से पैटी कैश बुक एक ऐसी छोटी रोकड़ बही होगी या कैश बुक होगी जिसमें हमारे रूटीन खर्च के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब लिख दिए जाते हैं। इसके बाद जो आती है वो होती है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की बुक्स। नॉन कैश मतलब जिसमें कैश हमने किसी को नहीं दिया या नहीं लिया है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की बुक में सबसे पहली होगी परचेज बुक, जो कि क्रेडिट परचेस होता है तब बनाई जाती है। तो जितनी भी हमारे बिजनेस में क्रेडिट परचेस है उसे जिस स्थान पर लिखा जाएगा वो होगी परचेज बुक। सेल्स बुक, जितने भी हमारे यहाँ से सेल्स हुए हैं, क्रेडिट सेल्स हुआ है, वह सारा एक ही क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में लिख दिया जाता है, तो वो कहलाएगी सेल्स बुक। फिर रहेगी परचेज रिटर्न बुक। जितना भी हमने माल खरीदा था, किसी भी कारण से जब हमने उसे रिटर्न किया है, वापस कर दिया है, तो वो परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाता है। फिर होगा सेल्स रिटर्न बुक। जितना भी हमने माल बेचा है वह वापस हमारे पास आया है तो उसे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक में।
फिर बनती है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक, जो कि जितने भी बिल हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं वह जब हम एक ही पुस्तक में या एक ही बुक में लिख देते हैं तो वो कहलाएगी बिल्स रिसीवेबल। और जितने भी हमने एक्सेप्ट किए हैं बिल या जिनका हम पेमेंट करने वाले हैं वो सब बिल्स पेबल बुक में लिखे जाते हैं। जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस इन सारी बुक्स में नहीं लिखे हैं लेकिन उनकी एंट्री करना आवश्यक है तो वह ट्रांजैक्शन होते हैं जर्नल प्रॉपर में। ट्रांजैक्शन ऑफ रिकॉर्डेड एल्सवेयर, जहां जब जो भी ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जैसे कहीं बैड डेब्ट्स हुआ है, हमने किसी से रिकवर किया है, हमारा कुछ गुड्स लॉस हुआ है, तो ऐसी कुछ भी एंट्री जो कि हमने इन पूरी ऊपर की बुक्स में नहीं की है लेकिन उसे लिखना अनिवार्य है तो उसे जर्नल प्रॉपर में लिख करके और हम उन एंट्रियों को दर्ज कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ एक नोट के माध्यम से भी बताया गया है, जैसा पहले भी बताया था, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक को हम यहाँ पर हमारे कोर्स में नहीं रखेंगे या नहीं रखा गया है, इसलिए उसे अब हम नहीं देखेंगे। अब इसको हम जितने भी हमने बुक्स यहाँ पर देखी है उनको इंडिविजुअली एक एक बुक किस तरह से बनाई जाती है और उनको रखने का क्या उद्देश्य है ये हम आगे इसमें देखेंगे। इन सभी सहायक बहियों में किस तरह से एंट्री की जाती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को इसमें हम दर्ज करेंगे, ये सब हम सवालों के माध्यम से आगे देखेंगे। इन सहायक बहियों के क्या लाभ होते हैं, एक बिजनेसमैन के लिए क्या उनके लिए आवश्यकता है, तो ये आवश्यकता को हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स पॉइंट में। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग सब्सिडरी बुक्स। यह बुक्स क्यों रखी जाए, यह बिजनेसमैन के लिए क्यों लाभकारी है, तो इसे पॉइंट वाइज देखेंगे। सेविंग of time and labor, first point. Every subsidiary books record only a particular type of transaction. Thus there is no need to make double entries and write narration as required in journal. This result is saving of time and effort. जैसा कि इसमें स्पष्ट है, समय और श्रम की बर्बादी नहीं होती है। डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसमें हमें नरेशन के द्वारा शो करना होता है कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है। जब हम सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करते हैं तो उसमें नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हर जो सब्सिडरी बुक्स होती है वह किसी न किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जैसे परचेज बुक है उसमें टोटल परचेज लिखा जाएगा, कैश बुक है उसमें टोटल कैश लिखा जाएगा। इसलिए समय और हमारे लेबर की बचत होती है, इसलिए हम बिजनेस में सब्सिडरी बुक्स को रखना पसंद करते हैं। तो ये बिजनेसमैन के लिए लाभकारी होता है कि उसके व्यस्तता के भरे समय में से वो अपने समय को बचा पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ड्यू टू सब डिविजन ऑफ ट्रांजेक्शन, one person is to record only in one book having similar type of transaction. This allows the division of work among different persons, which result is faster completion of work. डिवीजन कर देने से या फिर बंटवारा कर देने से जब कार्य को हम बांट देते हैं, अर्थात जिस बुक के लिए हमने जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया है वह व्यक्ति वही बुक को मेंटेन कर, जिससे कि कार्य करने में तीव्रता आती है। जब व्यापार में सहायक बहियों का उपयोग होता है तो एक व्यक्ति को एक ही प्रकार के व्यवहारों का लेखा करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है। वह उस कार्य को ही अच्छे से करता है और कार्य को इस प्रकार विभाजन कर देने से कार्य जल्दी ही पूरा होता है और उनके कार्यों को करने में ज्यादा समय की बर्बादी भी नहीं होती है और वे अपने दायित्व को वहीं तक सीमित रखते हैं जो बुक्स उन्हें दी गई है मेंटेन करने के लिए। Third point, reduce the possibilities of fraud. Due to division of work, monotony in work is reduced and better control can be maintained.
The chances of fraud is reduced as it is to apply internal cross-checking and control, as there are many persons involved in maintaining books. Detection of fraud is easy, which puts pressure on accountant to be honest. बुक्स को मेंटेन करने का जो वर्क होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें एकाधिकार की कोई संभावना नहीं होती, और इस तरह से जो भी चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के या फिर मेंटेन नहीं कर पाने के कारण या फिर क्रॉस चेकिंग करने के कारण किसी भी तरह के कुछ फ्रॉड होते हैं जो कि कम किए जा सकते हैं, क्योंकि पर्सनली वही व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होता है जिस बुक में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक या कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जरूरी होता है कि वे जो उन्हें बुक्स दी गई है मेंटेन करने के लिए वे उसके प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, उसमें किसी भी तरह का मिस एप्रोप्रिएशन न हो और किसी भी तरह का फ्रॉड वो नहीं कर पाए। इसके लिए वह अकाउंटेंट ही पूरी तरह से जवाबदार रहेगा जिसने कि उन बुक्स को मेंटेन किया हुआ है। किसी भी अकाउंट की जो डिटेल है उसको प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग पृथक बहियां रखी जाती है उनमें खतौनी होने के कारण, उसमें पोस्टिंग होने के कारण यह कार्य सरल हो जाता है कि किसी भी अकाउंट की डिटेल को कभी भी हम देखना चाहें तो वो हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे क्रय विक्रय, परचेज, सेल्स आदि अव्यक्तिगत जो खाते होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स, उसमें प्रत्येक लेन देन के लिए अलग अलग खतौनी के स्थान पर इन बुक्स में महीने में या ईयरली या फिर वीकली हम टोटल बिल इसकी लगा करके और एक ही जो बैलेंस है उस बैलेंस को देख करके हम हमारी जानकारी भी प्रेषित कर सकते हैं या दे सकते हैं जब भी कोई व्यक्ति उसके लिए चाहता है कि ये जानकारी हमें प्राप्त हो। तो इस तरह से कुछ भी डिटेल देखने के लिए हमें आसानी होती है। रिडक्शन इन चांसेस ऑफ एरर्स। The responsibility of maintaining books is divided between different persons and generally one person is fully responsible for maintaining one type of book. Hence, he can be held accountable for any fraud or error in his work. This makes employees more careful in their work, which reduce the chances of error. किसी भी तरह की त्रुटियों को यदि होने की चांसेस होती है तो वही व्यक्ति जवाबदार होता है जो कि उसको मेंटेन कर रहा है या उसमें एंट्री कर रहा है। तो किसी भी तरह की यदि हमें फ्रॉड को पकड़ना है, चेकिंग करनी है, त्रुटियों का पता लगाना है तो वह आसान हो जाए। उस त्रुटि का हम आसानी से पता लगा करके वही व्यक्ति को अकाउंटेबल या वही व्यक्ति उसके लिए जवाबदार रहेगा जिसने उस बुक को मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट, इजी इन चेकिंग ऑफ एरर्स। ड्यू टू एनी पर्सन, इफ एनी एरर इज कमिटेड, देन ओनली द अफेक्टेड सब्सिडरी बुक्स नीड टू बी चेक्ड, verified and corrected. Other subsidiary books need not to be checked for correctness. This allowed the bookkeeper to check only limited transaction relating to that subsidiary books and not the whole lot of transactions. किसी भी एक ही अगर बुक्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो उसे चेक करना इजी होता है। उसके लिए वही बुक को चेक करके और उसमें जो त्रुटि है उसका पता लगाकर उसका निदान या उसका उपचार किया जा सकता है। उसके लिए सभी बुक्स को वापस से देखने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, इजी इन पोस्टिंग। Keeping subsidiary books also reduced work of posting of transactions. In case of impersonal accounts such as sales or purchase, every transaction need not to be posted separately. Only the totals are posted monthly, weekly or fortnightly. This reduces the work of posting.
जितने भी इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे सेल्स है, परचेस है, इनके हम जो टोटल्स होते हैं या बैलेंस होते हैं उन्हें हम सेपरेटली मंथली या मंथली, वीकली, जैसे भी हम समय चाहें उसके हिसाब से एडजस्ट करके और उतने ही बैलेंस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पोस्टिंग करने में भी हमें इजी रहता है। Next point, suitable for every business. The number of subsidiary books made by the business can be increased or decreased according to the need. Thus, every businessman, small or big, can make use of these books according to size, nature and need of business. Business के प्रकृति या आकार पर डिपेंड करता है कि वे अपने यहाँ पर कितनी बुक्स को मेंटेन करें। Easy to handle. Instead of keeping one book for all type of transaction, keeping many books allow for having them each is in small size. This reduces the size of books and makes them easy to carry and keep. जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं उन्हें हैंडल करने में भी आसानी होती है। जो छोटी छोटी बुक्स होती है उन्हें हम कहीं पर ले जा सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं और उसे हैंडल करने में या लाने ले जाने में या लिखने में भी और स्थान भी वह कम घेरती है, कम स्पेस में वह रखी भी जा सकती है, इसलिए उसे हैंडल करना इजी होता है। Security of accounts. When many books are maintained and one book is misplaced or lost or destroyed, it does not affect the recording of transaction in other book. There is no fear of losing all the records because information from other books can be still known. जब हमारी सिक्योरिटी की बात को देखें या फिर हमारी बुक्स की सुरक्षा की बात को देखें तो हर एक बुक अलग अलग मेंटेन होती है, इसलिए यदि किसी भी तरह से किसी भी परेशानी के कारण अगर कोई बुक लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है या कोई एक बुक खराब हो जाती है तो उसकी वजह से दूसरी बुक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम हमारी छोटी छोटी बहियों को किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं और उसमें अगर कोई एक बुक इधर से उधर हो भी जाती है तो उसमें हमारे अकाउंट्स पर या हमारे मेंटेन किए हुए रिकॉर्ड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस प्रकार सभी व्यापारियों के लिए सहायक बहियां लाभप्रद होती है क्योंकि आवश्यकता के अनुसार यह घटाई या बढ़ाई जा सकती है। हम जितनी बुक्स को हमारे यहाँ रखना चाहते हैं उतनी बुक्स हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसे हम कन्वीनियंटली कहीं भी ले जा सकते हैं, लाने जाने में सुविधा रहती है। इसका हम इंटरनल चेकिंग भी कर सकते हैं और हमारे यहाँ जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जानकारी हमें एक ही बुक से जो भी हम जानना चाहते हैं उससे प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम हमारी जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी भी देख सकते हैं, उनकी कार्यकुशलता को भी जांच सकते हैं और हमारे यहाँ जो वर्किंग होती है या कार्य करने की गति होती है वो भी फास्ट हो सकती है। तो इस तरह से काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं इन बुक्स को रखने से हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को, इसलिए इसे रखा जाना आवश्यक होता है। तो इन बुक्स का जितने भी यहाँ पॉइंट्स मैंने एडवांटेजेस के बताए हैं इन सभी एडवांटेजेस के पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखेंगे। ये 10 पॉइंट्स में से एनी 6 पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। इन पॉइंट्स में से अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं यदि आप इनकी लर्निंग करते हैं तो आपको इनकी लर्निंग की वीडियो जरूर बनानी है। जब आप लर्निंग करते हैं तो 6 पॉइंट 5 पॉइंट जितने भी लर्न करते हैं उसकी लर्निंग की वीडियो बनाकर आप मुझे जरूर सेंड करें। इस प्रकार से जो हमने आज देखा है, जो इसका चार्ट भी हमने देखा है, इस चार्ट को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस चार्ट को मैं आपको व्हाट्सएप पर अपने क्लास के ग्रुप पर भेजूंगी जिसे कि आप अपनी कॉपी में अच्छे से स्पष्टता से बनाएंगे या सुंदरता से बनाएंगे।
इसके इंट्रोडक्शन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, और कौन कौन सी बुक्स रखी गई है ये चार्ट के माध्यम से आप देख ही लेंगे। तो इसे चार्ट को जब आप बनाएंगे तो इस चार्ट को पूरे एक अपनी कॉपी में, जो हम तिरछी कॉपी करके बनाते हैं, इस तरह से बनाना है जैसे कि इसमें बनाया गया है। एक पूरे पेज पर इस चार्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और इस चार्ट में जितनी भी बुक्स हैं ये सारी बुक्स हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ 2 बुक हम इसमें छोड़ेंगे, जो कि बिल्स रिसीवेबल बुक्स है एंड बिल्स पेबल बुक्स। ये दोनों ही बुक्स के हम सम नहीं करेंगे, लेकिन हमने इसका मीनिंग देख लिया है कि जितने भी बिल्स हम रिसीव्ड करेंगे, उसे जितने भी बिल्स को जब हमने प्राप्त किया है उसे जिस पुस्तक में लिखा जाता है वो होगी बिल्स रिसीवेबल बुक्स। और जितनी भी बुक्स बिल पर हमने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, जितना हमने स्वीकृत किए हैं, जिसको कि हम पेमेंट करने वाले हैं, वो सारी बुक्स की जब हम वो सारे बिल को एक ही बुक में लिखेंगे तो वो होगी बिल्स पेबल बुक। तो इस तरह से इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। जब आप इसको कंप्लीटली कर लेंगे तो इसकी आप फोटोज खींच करके कॉपी की और मुझे भेजेंगे।